चैप्टर 1 2 साल की तलाश। अंधेरी रात में एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून पानी की तरह बह रहा था। उसके ठीक सामने 4 लोग खड़े हुए उस लड़की पर हंस रहे थे। वही दर्द के मारे उस लड़की की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। बारिश की बूंद के साथ उसके शरीर से बह रहा खून सड़क पर बह रहा था। दर्द के मारे वो लड़की कहरा रही थी। तभी उसके सामने खड़े 4 लोग में एक ने आगे आकर कहा, बस थोड़ी देर और सरड़िया, उसके बाद तो तुम्हें इस तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। जाते वक्त किसी और चीज़ की चिंता मत करना। 1 साल से जैसे ही तुम्हारी छोटी बहन 18 साल की हो जाएगी वैसे ही हम तुम्हारे पास उसे भी भेज देंगे। उस इंसान की बात सुन वहाँ पर खड़े 4 लोग जोर जोर से हंसने लगे, जैसे सड़क पर पड़ी सरड़िया का मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे सरड़िया की आंखें बंद हो रही। उसके सामने एक 17 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसे उन लोगों में से एक औरत ने बालों से पकड़ कर रखा हुआ था। वो लड़की सड़क पर पड़ी अधमरी सरड़िया को देख चिल्लाने लगी, दीदी दीदी प्लीज, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दीदी, आपको लड़ना होगा, आप मेरी स्ट्रांग दीदी है, आप इतनी आसानी से इन लोगों से हार नहीं मान सकती, आपको लड़ना होगा मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए, हमारे भाई के लिए, प्लीज़ दीदी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उस लड़की की बात सुन सड़क पर पड़ी अधमरी सरड़िया ने जैसे तैसे उठने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया और इसी के साथ सरड़िया की दर्द भारी चीख निकल गई। उस चीख के साथ ही सरड़िया का सपना टूट गया और वो घबराकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। जब उसने आसपास देखा तो उसे कमरे में थी जहां वो पिछले 2 साल से कैद थी। जैसे ही सरड़िया उठी उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और अपना सर पकड़कर बैठ गई। पर आज फिर से वही सपना, अच्छा है कि ये सपना मुझे रोज आता है ताकि मुझे याद रहे कि उन लोगों ने मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे परिवार के साथ क्या किया था। एक दिन में एक काल कोठरी से बाहर जरूर निकलूंगी और उस दिन उन सब लोगों की बर्बादी की शुरुआत होगी। शायद इसलिए भगवान ने मुझे उस रात जिंदा छोड़ दिया था। सरड़िया अपने आप से बात किए जा रही थी कि तभी एक वार्ड बॉय और एक नर्स उस कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में एक व्हीलचेयर थी, लेकिन वो कोई काम व्हीलचेयर नहीं थी, उसके ऊपर एक वायरस भी लगे हुए थे। हॉस्पिटल में होने की वजह से श्रेया ने एक हल्के नीले रंग का गाउन पहन रखा था। उसके बाल खुले थे। हालांकि 2 साल से इस मेंटल एसाइलम में बंद थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की खूबसूरती और उसकी आंखें की चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसकी आंखों में एक आग थी जो अपने हर एक दुश्मन को जलाकर राख कर देना चाहती थी। अंदर आए हुए वार्ड बॉय ने सरड़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, चल तेरा तैयार हो जा, आज फिर से ट्रीटमेंट होने वाला है। इतना कहकर वो वार्ड अपने बगल से खड़ी नर्स को देख हंसने लगा और नर्स ने सरड़िया के बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए व्हीलचेयर पर ले जाते हुए बोली, इस लड़की का भी नाम मुझे समझ नहीं आता, बहुत जान है। वैसे इसमें कितने सालों से ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। अगर कोई आम इंसान होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन पता नहीं ये क्यों जिंदा है। उस नर्स ने शिवान्या को उठाकर उस व्हीलचेयर पर पटक दिया। वहीं शिवान्या ने मुस्कुरा उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को पता है, जब तक किसी इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद पूरा नहीं होता ना, तब तक भगवान भी उसे इस दुनिया से वापस नहीं बुलाता। और मेरा मकसद है उन लोगों को बर्बाद करना जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, जिसके कहने पर तुम लोग मुझे ये टॉर्चर देते हो। शिवान्या की बात सुन वार्ड बॉय हंसने लगा और बोला, सच में पागल हो गई है, चल ले चल इसे। वो लोग शिवान्या को वहां से लेकर एक कमरे में आ गए जहां पर पहले से ही कुछ मशीनों से घिरे हुए एक बिस्तर तैयार किया गया था। शिवान्या को फिर से जबरदस्ती उस बिस्तर पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए।
उसके सर पर एक वायर लगा दिया और स्विच ऑन हुई। डॉक्टर ने अपनी घड़ी के तरफ देखा और बगल में रखी पड़ी हुई मशीन का एक बटन ऑन कर दिया। अचानक श्रेया का पूरा शरीर हिलने लगा, जैसे लग रहा था जैसे उसे बिजली के झटका लग रहे हो। श्रेया का शरीर जैसे तैसे उस इलेक्ट्रिक शॉक को बर्दाश्त कर रहा था। वही डॉक्टर हर कुछ सेकंड में उसे फिर से शॉक दे रहा था। कुछ ही देर में श्रेया बेहोश हो गई और उसे वापस उसी व्हीलचेयर में डालकर वहां से वार्ड में ले जाया गया। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े कमिश्नर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर इस वक्त एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर नाचे जा रही थी। उस आदमी का ध्यान सिर्फ अपने कमरे पर था, आसपास की किसी भी और चीज पर नहीं था। तभी उसकी केबिन में एक लड़की बिना नॉक दिए दाखिल हो गई। उस लड़की ने पिंक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की अंदर आई और चेयर पर बैठे उस आदमी को काम करते हुए देख उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगी। अभिमन्यु बेबी, तुम कितना काम करते हो? इतना काम करोगे तो मुझे टाइम कैसे दे पाओगे? पता है 3 दिन हो गए और हम एक बार डेट पर भी नहीं गए। ना ही तुमने मुझे आई लव यू कहा, ना ही शॉपिंग पर ले गए। तुम्हें नहीं लगता कि हम अब से थोड़ा और टाइम साथ बिताना चाहें? इतना कहते ही वो लड़की जबरदस्ती जाकर अभिमन्यु के गोद में बैठ गई और उसने अभिमन्यु का हाथ अपनी कमर पर रख दिया। हालांकि अभिमन्यु को उस लड़की की इस हरकत से काफ़ी चिढ़ मच रही थी। वो उस लड़की को खुद से दूर ढकेलते हुए बोला, ईशानिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह की हरकत मेरे साथ मत किया करो। भले ही हमारे घर वाले ने ये रिश्ता तय करवाया हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये एक ही बात मुझे तुम्हें कितनी बार समझानी होगी? क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है? अभिमन्यु की बात सुनकर अगर कोई और लड़की होती तो उसे वहीं छोड़कर चली जाती, लेकिन ईशानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसे वो अभिमन्यु के करीब आते हुए उसके गले पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगता है जैसे अगर इस दुनिया में मैंने तुम्हें नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। लेकिन ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो क्यों ना एक बात खुद तुम चलकर अपनी दादी और अपने बाकी परिवार को कह दो। ईशानिया की ये बात सुनकर अभिमन्यु चुप हो गया, जैसे ईशानिया ने उसकी दुखते नस पर हाथ रख दिए हो। अभिमन्यु का ये रिएक्शन देख ईशानिया मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बाहर से भले ही तुम कितना भी रुख बर्ताव कर लो, लेकिन अंदर से तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। ये बात मुझे अच्छा से जानती हूँ। खैर, वैसे आज रात मैंने तुम्हारे लिए होटल ब्लू मून में एक डिनर टेबल बुक करवाया है और उसके बाद हम होटल के रूम में नंबर 1010 में वक्त बिताएंगे। आज की शाम और आज की रात सिर्फ मेरे नाम। आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इतना कहकर ईशानिया ने अभिमन्यु के गाल पर किस कर लिया और वहां से चली गई। जैसे ही ईशानिया ने अभिमन्यु के ऑफिस का दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक लड़का हाथों में कुछ फाइल लिए खड़े हुआ था। उसे देखते ही ईशानिया ने कहा, ओ राहुल, तुम पता है तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं होता कि अभिमन्यु इतना बोरिंग क्यों है। आखिर तुम जैसे लोगों के आसपास रहकर उसकी यही हालत होनी है ना। वैसे आज शाम में मैं और अभिमन्यु डेट पर जा रहे हैं, तो 6 बजे के बाद की उसकी सारी मीटिंग कैंसिल कर देना, ठीक है? और हाँ, ये मेरा ऑर्डर है। इतना कहकर ईशानिया कमर मटकाते हुए उस ऑफिस से बाहर निकल गई। राहुल उसे जाता हुआ देख अभिमन्यु का चेहरा देखने लगा। वो चुपचाप अंदर आया और फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, आपका तो पता नहीं, लेकिन किसी दिन इस छिपकली की जान में ही ले लूँगा। मन तो करता है कि इसकी गर्दन मरोड़ दूं और इसकी बदसूरत शक्ल और ज़्यादा खराब कर दूं। राहुल की बात सुन तब तक सीरियस खड़े अभिमन्यु ने भी मुस्कुरा दिया। तभी राहुल आगे बोला, आपकी दादी को आपके लिए कोई और अच्छी लड़की नहीं मिली? भारत में कम से कम 60 करोड़ से ज़्यादा औरतें हैं, उनमें से 25 करोड़ जवान लड़कियां, लेकिन उन्हें
आपके लिए बदसूरत बिब्बो और फैशन की दुकान ईशान्या ही मिली थी। ना ही इसके पास शक्ल है ना ही अकल। पता नहीं दादी जी ने क्या देखकर इसे पसंद किया है। राहुल को इतना भड़काते हुए अभिमन्यु बोला, दादी को तो तुम नहीं जानते हो। अगर उनके सामने कोई एक बार अच्छा होने का नाटक कर दे तो दादी उस इंसान के ऊपर पूरा भरोसा करने लगती है। कुछ ऐसा ही ईशान्या और उसके माँ बाप ने किया है। खैर वो सब छोड़ो, उसके बारे में कुछ बात पता चला। राहुल ने अपना सर झुका लिया और कहा, अभी तक तो नहीं बॉस। पिछले 2 साल से आप उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो क्या है उस लड़की में जो आप पिछले 2 साल से हर रोज मुझे एक ही सवाल पूछते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के लिए आपको इतना परेशान होते हुए नहीं देखा है। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या खास है? राहुल की बात सुन अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम नहीं समझोगे। अगर वो नहीं होती तो शायद उस रात मेरी जान चली गई होती। ये जिंदगी उसका एहसान है मेरे ऊपर और मैं बस किसी न किसी तरह से उसका ये एहसान उतारना चाहता हूँ। खैर आज नहीं तो कल वो मुझे जरूर मिलेगी, तुम बस कोशिश करते रहना। राहुल ने हाँ में सर हिला दिया और ऑफिस से बाहर निकलने को हुआ। वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसने पीछे मुड़कर कहा, ईशान्या मैडम के अभिमन्यु बेबी की शाम की 6 बजे के बाद वाली सारी मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। ओके बस। राहुल के कहने का तरीका सुन अभिमन्यु चिढ़ गया और उसने साइड में पड़ी एक फाइल राहुल की तरफ फेंकते हुए कहा, गेट लॉस्ट। राहुल के जाने के बाद अभिमन्यु वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बारिश की वो काली रात याद आ रही थी जब वो अपनी कार से घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अभिमन्यु को इतना याद था कि उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और इस अस्पताल में एक और लड़की एडमिट थी जो कुछ दिन पहले की यहाँ आई थी। उसकी हालत अब काफी बेहतर थी, लेकिन अभी भी उसके घाव नहीं भरे थे। उस रात अभिमन्यु को जल्द से जल्द एक किडनी की जरूरत थी। अगर उसी वक्त पर किडनी नहीं दी जाती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। तभी उस अनजान लड़की ने अपनी एक किडनी अभिमन्यु को डोनेट कर दी थी। जब अभिमन्यु को होश आया तब उसने पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली। मिला तो बस एक चैन जिसमें एक पेंटेट था जिसे पर एस लिखा हुआ था। कौन थी वो लड़की जिसने अभिमन्यु की जान बचाई थी? कौन है श्रेया और उसकी ये हालत किसने कर दी? क्यों वो मेंटल असाइलम में कैद थी? किसने श्रेया और उसके परिवार को बर्बाद किया? क्या श्रेया कभी इस कैद से निकलकर अपने गुनाहों को सजा दिलवा पाएगी? क्या अभिमन्यु वो लड़की मिलेगी जिसकी उसे तलाश है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए। चैप्टर 2। उस पेंटेट को याद करते हुए अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और अपनी टेबल का एक साइड ड्राइवर खोला जिसमें कभी भी वो एक प्यार से डब्बे में वो पेंटेट संभाल कर रखा हुआ था। उसने वो पेंटेट अपने हाथ में उठाया और उसे देखते हुए बोला, तुम जहाँ भी हो तुम्हें ढूंढ लूँगा। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारा ये एहसान चुका सकूं। अभिमन्यु वापस से अपने कामों में लग गया। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे जब अभिमन्यु के फोन पर ईशान्या का वॉइस मैसेज आया। अभिमन्यु ने उसे वॉइस मैसेज को प्ले किया तो उस सामने से ईशान्या की आवाज सुनाई दी, बेबी मैं घर से निकल रही हूँ, तुम भी वक्त पर निकल जाना, लेट मत होना। तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं दादी से तुम्हारी शिकायत भी करवा सकती हूँ। ईशान्या के बार बार धमकी देने की वजह से अभिमन्यु अब पूरी तरह से उब चुका था। वो जल्द से जल्द ईशान्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं था। करीब 6:15 बजे के आसपास अभिमन्यु भी ऑफिस से निकल चुका था। 7 बजे उसे होटल ब्लू मून पहुंचना था। शाम के वक्त मुंबई में काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था और वो लेट हो चुका था। अभिमन्यु को अभी होटल पहुंचने में थोड़ा वक्त था, तभी अचानक उसके फ़ोन पर राहुल का कॉल आया। फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट था, इसलिए अभिमन्यु ने बटन दबाकर राहुल का कॉल आंसर किया।
सामने से राहुल की एक्सीडेंट आवाज़ सुनाई दी। बॉस, उसे लड़की का पता चल गया। आई नो कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बारे में श्योर हूँ कि ये लड़की वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे हो। लेकिन राहुल की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी, पर राहुल के मुंह से लेकिन सुनते ही उसने पूछा, लेकिन क्या मुझे उस लड़की से मिलना है जितनी जल्दी हो सके। सामने से राहुल ने कहा, सर ये मुमकिन नहीं है। राहुल की बात अभिमन्यु चिढ़ गया। मुमकिन नहीं है मतलब? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो लड़की मिल गई और दूसरी तरफ तुम मुझे ये कह रहे हो कि उसे मिल नहीं सकते, लेकिन क्यों? राहुल ने अभिमन्यु को पूरा मजारा बताया, जिसे सुनने के बाद अभिमन्यु बोला, ठीक है, तुम वही मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और हाँ, तब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूं तुम वहां से हिलोगे नहीं, समझे? मैं दोबारा उसे नहीं खो सकता। अभिमन्यु खुद नहीं समझ पा रहा था कि उस लड़की के सिर्फ जिक्र से वो इतना खुश क्यों हो गया था, लेकिन आज उसने ठान ही लिया था कि वो उससे मिलकर ही रहेगा। अभिमन्यु अपने ख्यालों में ही था कि तभी राहुल बोला, वो सब तो ठीक है, मैं यही हूँ, लेकिन उसे परेशानी ईशानी का क्या? कुछ सोचकर अभिमन्यु ने कहा, फिलहाल इस मिस्ट्रीज गर्ल से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक काम करो, होटल ब्लू मून एक ज्वेलर को भेज देना डायमंड की कुछ ज्वेलरी के साथ, और ईशानिया को मेरी तरफ से एक रोज का बुके और नोटिस नोट भेज देना कि आज मैं नहीं आ सकता और उसके बदले में मैंने उसके लिए ये गिफ्ट भिजवाया है। आज के दिन के लिए ये सब उसका मुंह बंद रखने में मेरी हेल्प करेगा। राहुल ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया और अभिमन्यु यू टर्न लेकर वहाँ से शहर की ओर दूसरी तरफ जाने लगा। राहुल ने पहले से ही अभिमन्यु को उस जगह की लोकेशन भेज दी थी। अभिमन्यु को वहां पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो चुकी थी। एक तरफ से अभिमन्यु अपने मिस्ट्रेस गर्ल को मिलने के लिए राहुल की बताई हुई जगह पर पहुंचा था, तो दूसरी ओर होटल ब्लू मून में उसका इंतजार कर रही ईशानिया कब से दरवाजे की ओर टकटकाती लगाए हुए देख रही थी। रात के 8:30 बज चुके हुए थे, लेकिन अब तक अभिमन्यु वहां नहीं आया था। ईशानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। आज अभिमन्यु ने हद ही कर दिया। कब से इंतजार करवा रहा है मुझे? पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पागलों की तरह उसका इंतजार कर रही हूँ और वो है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है आज मुझे इस बारे में दादी से बात करनी ही होगी। ईशानिया यही सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एक वेटर आया जो अपने साथ किसी आदमी को लेकर आया था। ईशानिया अजीब नज़रों से उसे आदमी को देखने लगी। तभी वो आदमी बोला, हेलो मैडम, आप ईशानिया सिंघानिया है ना? जी दरअसल मुझे अभिमन्यु सर ने भेजा है, उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। इतना कहकर उस आदमी ने 2 बॉक्स और एक लाल गुलाब का गुलदस्ता ईशानिया की तरफ आगे बढ़ा दिया। ईशानिया काफ़ी गुस्से में थी और उस बक्सा को देखने की मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने जोर देने पर ईशानिया ने वो बक्सा खोल दिया। उसके अंदर एक डायमंड का सुंदर सा नेकलेस था और वो दूसरे बॉक्स में अंगूठी। उस नेकलेस और अंगूठी को देखते ही ईशानिया का सारा गुस्सा हवा हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने साथ में आए गुलदस्ते में एक नोट देखा। तुरंत उसने खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस नोट पर लिखा था, आई एम सॉरी लव, आज मैं वक्त पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना। वो क्या है ना, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसे एक्सपेक्सिव गिफ्ट देते रहना चाहता हूँ और इसलिए मेरा आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना ज़रूरी है। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगी और मेरे इस छोटे से सॉरी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लोगी। अगली बार मैं पक्का तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करूँगा। तुम्हारा अभिमन्यु। गिफ्ट और नोट देखने के बाद ईशानिया का गुस्सा गायब हो गया। उसने खुशी खुशी वो तोहफे के लिए और हाँ से घर जाने के लिए निकल गई। ईशानिया के वहाँ से जाते ही राहुल को होटल के स्टाफ ने सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ अब तक अभिमन्यु भी उस जगह पर पहुँच चुका था। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए अभिमन्यु उस जगह को पहचान नहीं पाया। उसने तुरंत राहुल के पास आकर पूछा, कहाँ है वो लड़की? मुझे अभी भी
अभी भी उससे मिलना है। तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो? अभिमन्यु ने एक सांस में ही राहुल के सारे सवाल पूछ लिए थे, जिसे देख राहुल ने कहा, शांत शांत बॉस, सांस तो ले लीजिए। वो लड़की अंदर है और इस वक्त में क्या आप भी उससे नहीं मिल सकते? अभिमन्यु को राहुल की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वो उसे ना समझी में देखे जा रहा था कि राहुल ने आगे कहा, ये एक मेंटल एसाइलम है। वो लड़की पिछले 2 साल से यहीं है और इस वक्त विजिटर को अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह और मैं यहाँ अथॉरिटी से बात कर लूँगा। आखिर अभिमन्यु रायचंद को कौन मना कर सकता है? आप कल उनसे मिल सकते हैं। अभिमन्यु को राहुल की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, लेकिन वो लड़की मेंटल एसाइलम में क्यों है? ये लड़की दिन ब दिन मेरे लिए एक गुत्थनी बनती जा रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त मुझे उससे मिलना है। अभिमन्यु ने जिद पकड़ ली थी। ये देख राहुल ने कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है सर? हम इस वक्त वहाँ नहीं जा सकते और अगर अभी मैं हमारे कांटेक्ट लगवाया कर किसी से बात भी कर दूं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। अभिमन्यु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने वहां से कुछ वार्ड बॉय को अपनी शिफ्ट पूरी घर बाहर जाते हुए देखा। उन्हें जाते देख कुछ सूझा और उसने कहा, विजिटर को अंदर जाने की परमिशन कल मिल सकती है, लेकिन स्टाफ को तो नहीं ना। तुम बॉस बस मेरे लिए स्टाफ के कपड़े अरेंज कर दो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। अभिमन्यु उस लड़की से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन ये देखकर राहुल की काफ़ी सरप्राइज था। लेकिन वो अभिमन्यु के गुस्से से भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ था, इसलिए उसने आगे और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अभिमन्यु के लिए स्टाफ के ड्रेस का बंदोबस्त करने लगा। कुछ ही देर में अभिमन्यु के लिए एक यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अरेंज करके राहुल वहां से आ गया। अभिमन्यु भी तुरंत अपने कपड़े चेंज करके अंदर चला गया। राहुल ने उस लड़की का वार्ड नंबर और पेशेंट नंबर दोनों पहले से ही अभिमन्यु को बता दिया था, जिस वजह से अभिमन्यु को उस लड़की को ढूंढने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही अभिमन्यु उस लड़की के सेल तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर एक वार्ड बॉय जबरदस्ती किसी लड़की को इंजेक्शन दे रहा था और वो लड़की लगातार चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, ये मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। मैं नहीं जानती हो तुम लोग एक दिन मुझे सच में पागल बना दोगे चाहते हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। वो लड़की लगातार चिल्लाए जा रही थी। तभी एक वार्ड बॉय ने उसे जोरदार चाटा मारा और बोला, अपनी बकवास बंद कर, यहाँ पर तेरे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारे पागलों में तेरी चीख भी कहाँ घुल मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और तू पागल है। यहाँ नहीं, इस बात का फैसला तू नहीं, वो नोटों की गट्टी करेगी जो हर महीने यहाँ मुझे तेरे रखने के दिए जाते हैं। उस लड़की और वार्ड बॉय की बातें सुनने के बाद अभिमन्यु को ये चीज़ तो साफ समझ आ चुका था कि वो लड़की पागल नहीं है, ये लड़की ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर रखा गया है। तब अब तक कि अभिमन्यु ये सिर्फ उसे लड़की की आवाज़ सुनी थी, उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके आसपास 2-3 लोग खड़े हुए थे। ये लोग इस लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ पर रखने के लिए इसे इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कोई इसके साथ इतना बुरा क्यों करना चाहता है? अगर ये लड़की वही है जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई है तो मैं उसकी ज़िंदगी पर आँच नहीं आने दूंगा। मुझे कुछ भी करके इसे बाहर से निकालना ही होगा। क्या करेगा अभिमन्यु? उस लड़की को उस कैद से बाहर निकाल पाएगा? कौन है ये लड़की? ये क्या अभिमन्यु पर भरोसा कर पाएगी? क्या अभिमन्यु पता लगा पाएगा कि इस लड़की की हालत के जिम्मेदार कौन है? प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए।